This is a mock interview conducted by ForumIAS Academy at New Delhi. The interview panel includes eminent academicians, retired bureaucrats, and other luminaries. The objective of the program is to acquaint the candidate with the format and expectations of the personality test conducted by UPSC. May I come in? Please come. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Please sit down. Thank you. आप प्रिंस हैं या बाबू हैं? क्या नाम है आपका फर्स्ट नेम? प्रिंस. प्रिंस. और बाबू किसका नाम है? बाबू भी मेरा नाम है, लेकिन मैम वो मिडिल नेम है और पूरा नाम प्रिंस बाबू मिश्रा. वेरी नाइस. तो कैसे नाम पड़ा? ये तो आपसे सभी पूछते होंगे. जी मैम. जी मैम, मेरे यूपी में ज़्यादातर छोटे बच्चे रहते हैं तो बाबू ज़्यादा कहा जाता है, बाबू बाबू. तो जो मेरी दादी थी तो शुरू में मुझे बाबू कहती थी, और नाम जब स्कूल में लिखाने की बाजी आई तो वो मेरे दादाजी द्वारा हुआ, तो उन्होंने प्रिंस से प्रिंस बाबू बना दिया. आप प्रिंस हैं? आपके दोस्त आपको प्रिंस कहते हैं? हाँ, मेरा नाम है तो प्रिंस कहते हैं, मेरे दोस्त प्रिंस कहते हैं. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है. एक पिक्चर आई थी राजा और रंक, आपने देखी थी बहुत साल पहले? सॉरी मैम. कोई बात नहीं. अच्छा, जो इतिहास में 16 महाजनपद थे तो उसमें बहराइच किस महाजनपद का हिस्सा था? जो 6th सेंचुरी BC की बात कर रही हूँ मैं. रफली 16 महाजनपद से थे उत्तर भारत में, तो उसमें बहराइच किस महाजनपद का भाग था? जो मैम कौशल महाजनपद था, तो उसी के महाजनपद के अंदर आता था. राइट. और हमारी एपिक्स में मेंशन है इसका? मैम कौशल बहराइच का? हाँ, बहराइच का मैम मेंशन है. मैम मैं मतलब हिस्ट्री में पढ़ता रहता हूँ, बहराइच का नाम आता रहता है. हाँ, तो एपिक में महाभारत में कहाँ मेंशन है? मैम महाभारत में तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ मेंशन है, लेकिन मैम इसके बारे में रामायण में मैम बहराइच एकदम से नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन जैसे नेपाल से अयोध्या के संबंध रहे हैं तो बहराइच उसके हमेशा रास्ते में ही रहा है. कौशला का मेंशन नहीं है? हाँ, कौशल का मैम मेंशन बिल्कुल. अच्छा. और कौन से, जब बाद में हुआ सल्तनत में, मुगल पीरियड में, कौन से प्रिंसली स्टेट में आता था बहराइच? बहराइच मैम अवध. जी, अवध. सोचने की क्या जरूरत है, बिल्कुल जी मैम. अवध के अंडर था, नवाब अवध के अंडर. ये बताइए, बहराइच का कनेक्शन मानसरोवर से क्या है? मैम नेपाल बहराइच जैसे एक एग्जिट पॉइंट या कनेक्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कर देता है नेपाल को, फिर नेपाल से होकर मैम मानसरोवर की यात्रा की. वेरी फार-फेच्ड. और सोचिए. सॉरी मैम, अभी नहीं ध्यान कर पा रहा हूँ. चलिए, कोई बात नहीं. ये बताइए, कतरनिया घाट में कौन कौन सी रेड लिस्ट पे स्पीशीज मिलती हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड? मैम कतरनिया घाट में जैसे घड़ियाल हो गया. क्रिटिकली एंडेंजर्ड? मैम रेड लिस्ट में है. अब ये इंडेंजर्ड में है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, इसमें मैम मुझे मैं आपसे वही पूछूं, सवाल मेरा यही है. फ्लोरिकन का नाम सुना है? बंगाल फ्लोरिकन? यस मैम. कौन सी लिस्ट में आता है? शायद मैम क्रिटिकली इंडेंजर्ड में. कौन सी स्पीशीज है ये? कॉमनली क्या कहलाता है ये फ्लोरिकन? मैम ये क्या है? हाँ, किस स्पीशीज का पार्ट है? कौन सी प्रजाति है ये? मैम जैसे जो बतख होते हैं वैसा ही सर. बस्टर्ड? हाँ मैम, बस्टर्ड की है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम सुना है? जी मैम. अच्छा, चलिए, वेरी गुड. आपने प्रोजेक्ट ग्रीन किया है, ग्रीन बिल्डिंग्स का, लेकिन मैं थोड़ा सा हटके पूछूंगी ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में. आपके क्या विचार हैं? कैसे बनती है पहले बताइए, और क्या खासियत है इसकी? मैम जो हाइड्रोजन है वो या तो ऑक्सीजन से या तो कार्बन, इनके मिल के पाए जाते हैं. ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है? जी मैम. तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो सी वाटर से हम हाइड्रोजन को निकालते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं. तो
उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते सी हैं। वाटर से करते हैं? मैम सी वाटर से या किसी भी वाटर से हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को ओवरऑल हमें एक्सट्रैक्ट करना है और उस प्रोसेस में हमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना है, तो वो मैम ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। हालांकि कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी यूज होती है? इसमें मैम हम विंड एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, या जो ऑफशोर विंड एनर्जी होती है उसको भी यूज कर सकते हैं मैम। किसी काम भी के लिए मतलब विंड एनर्जी से क्या करेंगे उसके बाद? मैम जो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, तो वो तो मैम एनर्जी लगेगी तभी तो हम उससे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो वो एनर्जी अगर हम पहले जो बहुत सारे पोल्यूटेंट जैसे कार्बन ना पॉइंट पे रहिए जी। पोल्यूटेंट अलग बात है। आपने सही कहा कि आप रिन्यूएबल सोर्स यूज करते हैं, ग्रीन सोर्स यूज करते हैं, लेकिन जरा मुझे प्रक्रिया समझाइए, कैसे विंड एनर्जी, फिर क्या करते हैं हम उसका, फिर आगे क्या होता है? मैम एग्जैक्टली प्रोसेस नहीं या मैं नहीं रिकॉल पा रहा हूँ। तो मशीनरी क्या यूज होती है आपको मालूम है? मैम इतनी सी जानकारी है कि रिन्यूएबल एनर्जी का हम यूज करके हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या कंस्ट्रेंट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? ग्रीन हाइड्रोजन जो हमने मिशन भी अनाउंस किया था पिछले साल, क्या इसमें क्या बॉटलनेक क्या आ रहे हैं? क्योंकि मैम जो वो मशीनरी है जिससे हमें हाइड्रोजन क्या कहलाती है? हाँ मैम उसी का नाम मैं एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो वो मैम काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, और तो मिशन से सब्सिडाइज्ड है। और क्या प्रॉब्लम? और इंडिया के पास अभी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी ऐसी नहीं है कि उसे बनाया जाए। मतलब अभी जो पैसे एलोकेट किए गए हैं, तो उससे अभी बहुत सारी रिसर्च होगी, तब हम उस पर जाके पहुँच पाएंगे। तो मिशन अनाउंस हो गया और उत्पाद है, क्या कहलाता है, प्रोडक्ट जो मशीनरी है नहीं, फिर तो क्या मैम फायदा? मिशन तो इसीलिए अनाउंस किया गया है ताकि हम जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करते हुए, इसीलिए 2030 का टारगेट दिया गया है कि तब तक हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन की एनुअल प्रैक्टिकल टारगेट है ये? प्रैक्टिकल है ये टारगेट? मैम जब भी गवर्नमेंट कोई टारगेट रखती है तो एक विजन होता है, प्रोग्रेसिव विजन होता है। मैं जनरल नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ इस मामले में प्रैक्टिकल टारगेट है? मैं फिलॉसफी नहीं चाह रही हूँ, इसमें आपकी जानकारी चाह रही हूँ कि आपकी कितनी जानकारी है। अभी मैम एग्जैक्टली 5 MMT पे पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन अभी 6 साल में कितनी रिसर्च होगी, कितनी एग्जैक्टली वही मैम कि अभी हमारे पास उतनी मशीनरी है नहीं। ओवरऑल हमें अभी बहुत सारा रिसर्च और करना भी कोई है। इसमें कंस्ट्रेंट है? कंस्ट्रेंट मैम ये है कि जब हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसको हमें स्टोर भी करना पड़ता है। तो बोलिए ना, सब इकट्ठा बोलिए, एक एक दांत जैसे थोड़ी निकालना है आपके। तो अच्छा। हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए भी मैम हमारे पास। और ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है, इनमें क्या फर्क है दोनों में? मैम ग्रीन हाइड्रोजन तो उसमें ब्लू और ग्रे, हाँ ब्लू और ग्रे। मैम ग्रे हाइड्रोजन तो है कि जिसमें हम उसका कोल का यूज कर देते हैं। और ब्लू में? ब्लू में मैम शायद हम एग्जैक्टली नहीं मैं रिकॉल कर पाऊँ, लेकिन उसमें शायद ठीक है, शायद की ज़रूरत नहीं है, मालूम है तो नहीं मालूम, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अच्छा, ये CSE का लॉ पास हुआ है इस सेशन में, हाँ? तो उसके क्या मुख्य फीचर्स क्या हैं? मैम उसमें पहला ये दिया गया है कि अब एक कमेटी होगी जो रेकमेंड करेगी, फिर अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जो कि इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसमें कौन है, सदस्य कौन है? मैम प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको PM नॉमिनेट करेंगे। अच्छा, तो आप क्या सहमत हैं, ये सही है, या जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था वो बेहतर था? मैम सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेस्ट किया हमें था पता है क्या था, आप बताइए कौन सा सही है उसमें आपके मायने में? हाँ मैम मेरे हिसाब से पहले वाली जो कमेटी थी उसमें ज़्यादा पब्लिक का ट्रस्ट आता, अपोजिशन का ज़्यादा ट्रस्ट आता, तो वो ज़्यादा बेहतर थी। अच्छा अच्छा। डायरेक्टर CBI के अपॉइंटमेंट में कौन सी कमेटी होती है, उसमें कौन कौन है? CBI के कमेटी में भी मैम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो होते हैं, और PM होते हैं, और शायद मैम होम मिनिस्टर होते हैं उसमें। लीडर ऑफ अपोजिशन सेम। तो लेकिन उन्होंने इंश्योर कर लिया कि सब बिल्कुल इम्पार्शियल चलता है, कमेटी तो वही है वहाँ भी। मैम इन दोनों के कंपैरिजन में ये कंसर्न हमेशा है, क्योंकि जुडिशरी का काम मैम अपॉइंटमेंट करना नहीं है। तो अभी तो आपने कहा कि वो कमेटी बेटर थी CSE के लिए। दोनों में मैम मुझे चुनने के लिए कहा गया, उस केस में मैंने कहा अगर मुझे मैम करना होगा तो मैं एक तीसरी चीज रिकमेंड करूंगा। क्या करते हैं? हाँ बड़ा फ्रेश अप्रोच है, अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा सुनने में। मैम इसमें कमिटीज में थोड़ा सा मैम इसको 5 मेंबर कमेटी बनाई जा सकती थी, तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउस के हैं उनको इसमें लाया जाए। दोनों हाउस में? दूसरे हाउस का वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल है इसमें? और प्रोटोकॉल इशू इन्वॉल्व हो जाता है,
ये वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दो प्रोटोकॉल में बैठ जाएंगे? मैम वाइस प्रेसिडेंट तो किसी कमेटी में नहीं होता। जो पार्टीज के लीडर, अच्छा, यू मीन टू से नॉट द वाइस चेयर। अच्छा, हमारे यहाँ अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में, कौन है? अभी तो मैम 28 पार्टीज का पूरा कोएलिशन है, तो है कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन है? कौन है? मैं एग्जैक्टली कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों लीडर ऑफ ऑपोजिशन और मैम पीएम होंगे। इसके अलावा मैम जो स्पीकर और जो वाइस चेयर पर्सन है वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट के। हाँ मैम, लेकिन ये तो अपनी डेमोक्रेसी की कमी है, हमें अपने वाइस चेयर पर्सन। बट आप ये बताओ, इलेक्शन कमिश्नर के लिए सारे पॉलिटिशियन लगा रहे हो, जबकि उनको उससे दूर रहना है पॉलिटिक्स से। उनको तो पॉलिटिशियन डालना ही नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अलग बात है, लेकिन इसमें आप सारे पॉलिटिशियन लाद रहे हो उसमें। मैम और नॉर्मली आज की डेट में रूलिंग पार्टी के सब होते हैं। मैम पॉलिटिशियन वो सेकंड लेवल पे हैं, पहले तो मैम वो बहुत बड़ी पोस्ट हमारे देश की निर्वहन कर रहे हैं। चलिए अगले में चलते हैं। 370 का जजमेंट आया है भी सुप्रीम कोर्ट का। यदि आप वकील थे जो पिटिशनर के लिए, आप किन दो ग्राउंड में अपील करेंगे, उसका अपील या रिव्यू करेंगे? मैम सुप्रीम कोर्ट में मुझे अपील करना है 370 को लेकर। जी हाँ, अगर करना है आपको, अगर बहुत संतुष्ट है अलग बात है, लेकिन अगर करना है तो आप क्या ग्राउंड्स लेंगे? मैम मेरा यही ग्राउंड होता है कि हम क्लैरिटी चाहिए होता है कि पूरा जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो एक सुप्रीम कोर्ट की उस पर रिव्यू करके क्लैरिटी चाहिए। मतलब मैं इस ग्राउंड पे अपील करूँगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन, अखबार पढ़ते हैं आप? जी मैम। हफ्ते भर पहले करीब न्यूज़ आई थी कि साउथ कोरिया जो है वो जापान को सू कर रहा है कि उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया और नुकसान किया। हमको क्या ब्रिटेन को सू करना चाहिए? उनको बर्बाद कर दिया हमारे देश को, हमें सू करना चाहिए? मैम लेकिन हाँ, अब ये करना चाहिए, ये तो मैम फिर वही डिबेट का इशू है। लेकिन तो डिबेट आपका हम जानना चाह रहे हैं कि आप कितना प्रोज कॉन सोच के डिबेट कर सकते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे सवाल। इंडियन फॉरेन पॉलिसी यूके के साथ मैम ऑलरेडी फ्यूचर में बहुत सारे, जैसे हमें FTA साइन करना है, बहुत सारे हम फ्यूचर अच्छे रिलेशन को देख रहे हैं। और क्या मिलेगा यूके से? अब बिल्कुल बेकार सी स्टेट है वो, इनके यूएस के पीछे पीछे भागते हुए हैं, उनसे क्या मिलेगा? स्ट्राइक चल रहा है जो उनका सारा, उसका हेल्थ स्टाफ का, और सब बेकार कंट्री है बिल्कुल। मैम उनकी पावर डिक्लाइन की है, लेकिन फिर भी अभी UNSC में उनके पास वीटो पावर है। तो अगर हम सू करेंगे भी उनको, तो हम किस कोर्ट में करेंगे? जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं वहाँ अगर हम उनको। आप अखबार पढ़ते हैं, कोरिया में ने कहाँ सू किया है? मैम सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, थैंक यू। सो प्रिंस, तुम्हारा PSIR ऑप्शनल है, राइट? जी सर। और हॉबी में क्या लिखे हो? वाचिंग शॉर्ट फिल्म्स ऑन सोशल इश्यूज। जी। सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज में क्या फर्क होता है? तुम PSIR तुम्हारा ऑप्शनल है। जी सर। मूवी वाचिंग इज योर, तो बता सकते हैं? सर जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज से ही निकल के आते हैं, लेकिन जो सोशल इश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। लेटर चल के वही पॉलिटिकल इशू में भी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वो पहले सोसाइटी लेवल पे इमर्ज होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे चाहे पॉवर्टी की बात हो, डाउरी की बात हो, या जेंडर इनइक्वलिटी की बात हो, तो कहीं पहले सर ये सोशल लेवल पे इमर्ज होते हैं। सोसाइटी पहले इनको देखती है कि हाँ चैलेंजेस है, सोसाइटी में दिक्कत चल रही है, फिर धीरे धीरे वो पॉलिटिकल इशू भी बनता है अगर वो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है तो। कुछ सोशल इश्यूज बताओ जरा, तुम्हारे यूपी में जो सोशल इश्यूज है। सर सोशल इश्यूज में जैसे सर करप्शन है, पॉवर्टी है, जेंडर इनइक्वलिटी है, कास्ट इनइक्वलिटी है। पॉलिटिकल में पॉलिटिकल इश्यूज में भी सर जैसे अभी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, या कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो सर कास्ट या रिलीजन, सर ये सारी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। रिसेंट कौन सी मूवी देखे हो सोशल इश्यूज में? सर एक मूवी का नाम था जिसमें एक वुमेन है, उसको अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और होम दोनों सर बैलेंस करने की मूवी थी। नाम नहीं बता सकते? नाम सर अभी याद था, लेकिन अभी तो तुमने हॉबी में डाला है भाई, मूवीज वाचिंग। अब मूवी इसके अलावा सर मैंने बंडी देखी है। मूवी तो जिंदगी भर आदमी नहीं भूलता। जी सर। दोस्त भूल जाएगा, मूवी नहीं भूलता क्या? चलो PSIR से कुछ पूछते हैं, है ना? किस एरिया से पूछें बताओ PSIR में?
न्यू लिबरलिज्म का नाम सुना, नव उदारवाद? जी सर। क्या है उदारवाद और नव उदारवाद में क्या फर्क है? सर जो इनिशियली लिबरलिज्म था वो बहुत सारी सर जैसे वैल्यूज़, मतलब वो सोशल इकोनॉमिक हर लेवल पे लिबरलिज्म की बात करता है, या ज़्यादातर फोकस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने पे है। लेकिन सर जो नियो लिबरलिज्म आया वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सेंटर उसमें ज़्यादा है, इकोनॉमी उसमें ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। थोड़ा समझा के बताओ। सर जैसे WTO हो गया, या सर आज हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखते हैं, तो ये सारी चीज़ का जो सपोर्ट है वो नियो लिबरलिज्म से ज़्यादा आता है। लेकिन लिबरलिज्म जो वैल्यूज़ है वो इवन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ICJ को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तुम्हारे ख्याल से एक आम आदमी के नज़रिए से कौन सा चीज़, किसको तुम सपोर्ट करोगे, लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म? सर दोनों को ही सपोर्ट करना सही होगा, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं स्ट्रांग होते हैं तो हम फ्री ट्रेड कितना भी करें सर वो ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ प्रमोट करने लगते हैं। तो मोस्टली लाइन ज़रा समझाओ मुझे, तो मुझे लग रहा है उल्टा बोल रहे हो। जैसे सर जो लिबरलिज्म का ओवरऑल मोटिव है वो इंटरनेशनलिज्म को स्ट्रांग करना है। तो उससे तुम कहाँ हो? इंटरनेशनलिज्म तो स्ट्रांग हो जाएगा। वेयर आर यू? वेयर इज ए कॉमन मैन? कॉमन मैन सर जैसे लिबरल वैल्यूज़ आती हैं तो ओवरऑल, जैसे सर अभी हमने कास्ट सिस्टम की बात की तो उसके भी लिबरलाइजेशन की एक बात है कि एक कास्ट न्यूट्रल सोसाइटी होनी चाहिए। कास्ट में लिबरलाइजेशन क्या हुआ है, नहीं समझ में आया, समझाओ जरा। सर लिबरलिज्म के साथ जो वैल्यूज एसोसिएटेड हैं सर मैं उन पे प्रकाश डाल रहा हूं। अंडरस्टैंड लिबरलिज्म, इट हैज नथिंग टू डू विद कास्ट। एग्जैक्टली सर, ये कास्ट से डायरेक्टली लेने नहीं ले रहा है, लेकिन किससे सर डायरेक्टली रिलेटेड? लेकिन जब कॉमन मैन की बात आ रही है, लिबरलिज्म जो है किससे ज़्यादा रिलेटेड है? सर लिबरलिज्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करने से, ट्रेड बढ़ाने से लेकर के, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने से लेकर के। सिंपल, इट्स बिटवीन अ स्टेट एंड इकोनॉमी, दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? स्टेट और इकोनॉमी का मामला है, बाकी सब सब्सिडियरी एनालिसिस। मार्क्सिज्म पढ़े हो? जी सर। मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में क्या फर्क? मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, 3 वर्ड है, तीनों को जरा 2-2, 4-4 लाइन में डिफाइन। सर मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और सर तीसरा क्या सर? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म। हाँ, PSIR लियो इसलिए पूछ रहा हूँ, अदरवाइज नहीं पूछता। सोशलिज्म सर बेसिकली जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी है वो समाज में इस्टेब्लिश करने की बात सोशलिज्म ब्रॉडर रूप से करता है। और सर जो मार्क्सिज्म है वो इन्हीं चीज़ पे पहुंचने के लिए सर ये एक रेवोल्यूशन की बात करता है। मतलब एक तरीके से सोशलिज्म का ही वेरिएंट हम कह सकते हैं मार्क्सिज्म को, क्योंकि वो रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हुए सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी पे हमें समाज में पहुंचना होता है। कम्युनिज्म और जो कम्युनिज्म है सर वो एक स्टेज है, लास्ट की स्टेज है मार्क्सिज्म में, जब उसमें किसी की भी डिक्टेटरशिप नहीं बचती है, ना तो प्रोलेटरिएट की बचती है, ना ही सर जो अभी बुर्जोज हैं उनकी डिक्टेटरशिप बचती है, समाज में एकदम से इक्वलिटी होती है, तो वो फाइनल स्टेज को हम कम्युनिज्म। मार्क्स पढ़े हो? सरप्लस वैल्यू का थ्योरी क्या है? सर जैसे जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो वो प्रोडक्ट बनाते वक्त वर्कर्स का सपोर्ट लेती हैं, उनके लेबर को यूज करती हैं, लेकिन जो वर्कर्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो उससे कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ में उसको बेचती हैं। अगर मान लीजिए सर 40 रुपये उनका इनपुट लगा तो 80 का बेचती हैं, लेकिन जो लास्ट का ये 40 रुपये प्रॉफिट हुआ उसको सर वो वर्कर्स के साथ शेयर नहीं करती हैं, सिर्फ जो बेच दिया वही फाइनल होता है। तो यही सर सरप्लस वैल्यू है जो शेयर नहीं किया जाता है सर कंपनीज के द्वारा। ठीक है। केशवानंद भारती केस का नाम सुना? जी सर। क्या था उसका आउटकम? सुप्रीम कोर्ट उस केस में सर एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसके साथ आई थी कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अंडर आर्टिकल 368, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल बताइए। बेसिक स्ट्रक्चर में सर जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है। क्या होता है यार सेपरेशन ऑफ पावर? सेपरेशन ऑफ पावर सर जो हिंदी में क्या बोलेंगे ऐसे? चलो एनीवे आगे बढ़ो। सॉरी सर। और इसके अलावा सर जैसे संघवाद हो गया, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में है। इसके अलावा क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर? क्या होता है?
सेपरेशन ऑफ पावर सर, जो गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं, जुडिशरी या लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो इनके बीच में सर जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो अपने अपने एरिया में ये काम करें और एक दूसरे को सर चेक भी करते रहें ताकि कोई अपने डोमेन से बाहर भी ना जाए। तो सेपरेशन ऑफ पावर हो रहा है आज की तारीख में या कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है? सर कॉन्स्टिट्यूशनली तो सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन ऐसा देखा भी जाता है कि सर बहुत सारी चीज़ों में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हो जाता है, लेकिन फिर जुडिशरी सर उसको चेक करने के लिए है। जुडिशरी चेक करने। चलो लास्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 42 क्या है? 32 बता दो, छोड़ो। हाँ, आर्टिकल 32 के अंदर सर सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड है बहुत सारे रिट को इशू करने के लिए, जो कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करेगी। इसको नाम क्या है इसका? सर रिट का? नहीं, रिट ही बता दो, पांचों का नाम बताओ। सर हीवेस कार्पस है, प्रोहिबिशन है, सरसेरी है, क्यू वारंटो है और एक मैंडमस है। ठीक है, और 32 आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं? 32 आर्टिकल को सर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। जी सर, थैंक यू सर। एनीवे, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स। जी सर। आप बहराइच से हैं, इसकी हाइट कितनी है सी लेवल से? सर अप्रोक्सीमेटली 126 ml है। 126 मीटर मीन सी लेवल से। मीन सी लेवल, गुड। और कितना सालाना यहाँ पर रेनफॉल होती है? सर जो नॉर्दर्न बहराइच है उसमें सर लगभग 110 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, लेकिन जो साउदर्न बहराइच है उसमें सर 90 सेंटीमीटर से 110। इतना ज़्यादा फर्क? कितना डिस्टेंस, कितना है क्षेत्रफल इसका बहराइच डिस्ट्रिक्ट का? 40। ये IMD ने कहा है 110 और 90 का वेरिएशन। सर ये पुराना डेटा है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली ये एवरेज है या कौन सा फिगर आप बता रहे हैं? वेरिएशन तो हर साल होता है, बट लॉन्ग टर्म एवरेज क्या है? 20 सेंटीमीटर, इतना ज़्यादा वेरिएशन? आप रीज़न बता सकते हैं क्यों है इतना ज़्यादा? क्योंकि सर जो साउदर्न बहराइच और जो नॉर्दर्न बहराइच है वो तो सर काफ़ी घना फॉरेस्ट है, एक तराई क्षेत्र में आता है, नेपाल से एकदम से कनेक्टेड है, और डिस्ट्रिक्ट सर काफ़ी ज़्यादा। फॉरेस्ट डिटर्मिनेंट है या फॉरेस्ट डिपेंडेंट फैक्टर है बारिश का? सर सॉरी सर, फॉरेस्ट डिटर्मिनिंग फैक्टर है, माफ़ कीजिएगा, मुझे हिंदी में नहीं बोलना आ रहा है। डिटर्मिनिंग फैक्टर है, कॉज है या इफेक्ट है? फॉरेस्ट रेनफॉल का कॉज है या इफेक्ट है? सर एग्जैक्ट जानकारी तो सर मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है सर फॉरेस्ट एक कॉज है। फॉरेस्ट कॉज है रेनफॉल का? मतलब सर जैसे जो मानसून हवाएं हैं, तो अगर फॉरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा घना है तो बारिश होने की सर चांसेस बन जाते हैं। उल्टा नहीं होता है कि जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ जंगल उस हिसाब से होंगे? जी सर, ये एक बारिश कम सर्कुलर होती है, साइकिल है। राजस्थान में आपको डेजर्ट वेजिटेशन मिलती है। जी सर, ये एक सर्कुलर साइकिल है, बारिश ज़्यादा होगी तो वेजिटेशन होगा, वेजिटेशन होगा तो सर बारिश होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर सहारा में अगर मैं कुछ लगा दूं, आर्टिफिशियल गार्डन लगा दूं वहाँ पर, तो बारिश होने लगेगी वहाँ पर? अगर सर वो आगे चल के मतलब बड़े पेड़ बनते हैं, जंगल बड़ा बनता है, घने होते हैं, तो डेफिनेटली सर वहाँ के इन्वायरमेंट पे तो फ़र्क आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे क्रॉपिंग पैटर्न बता सकते हैं बहराइच का, क्या है वहाँ पर? तराई रीजन में आने की वजह से सर मोस्टली शुगर केन, पैडी, व्हीट और सर जैसे मिलेट की भी कुछ आप क्रॉप्स क्या हैं। उगाते हैं अपने उसमें? मेरा यहाँ भी सर जहाँ मोस्टली शुगर केन और व्हीट, इसके अलावा सर ये पैडी और थोड़ी बहुत सर अपने कंजम्पशन के लिए मिलेट के क्रॉप या सरसों। अच्छा, गन्ने का ठीक मिल रहा है MSP अभी? गन्ने का इतना क्यों? वो पॉलिटिक्स अगर हम देखें, यूपी का जो राजनीतिक है, ये मुद्दा बना रहता है कि MSP या वो किसानों को नहीं मिल रहा है प्राइस। MSP है शुगर केन पे? FRP सर, फेयर एंड रेन्यूमरेशन प्राइस। अच्छा, FRP बोलते हैं उसको। क्या फ़र्क है MSP और FRP में? सर जो MSP होता है वो मिनिमम सेलिंग प्राइस है। वो सर मार्केट में अगर आपको उतनी प्राइस नहीं मिलती है तो ही गवर्नमेंट आपको उतना मिनिमम प्राइस पे खरीद लेगी। लेकिन जो FRP है सर, हम मार्केट में कहीं जाके इसको बेच नहीं कर सकते हैं, ये एकदम से एश्योर्ड प्राइस है। अगर आप अपने जो मिल डेजिग्नेटेड है वहाँ जाते हैं तो आपको इतनी प्राइस मिलेगी। तो गन्ना फिर कहाँ बेचते हैं आप? जो इसकी APMC मंडी रहती है वहाँ नहीं बेचते हैं?
नहीं सर, इसके लिए तो जो अच्छा, बहुत सारी मिल हैं, मिल वो है, मिल उनका पे ही एरिया बेचना है है। पूरा डजन। जैसे मेरे यहाँ जो गोंडा में कुदर की मिल है, तो हम लोग वहाँ पे बेचते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि एक शीत युद्ध हुआ था पहले, हम कहते हैं कि आपकी डेट में ख़त्म हो गया, सोवियत संघ और अमेरिका में हुआ था, चीन और अमेरिका में भी इस तरह का कुछ हो सकता है आगे चल के? सर ऐसे बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि एक शीत युद्ध मतलब चाइना और अमेरिका के बीच में चल भी रहा है। जैसे ट्रेड वार की बात कर ली जाए, या बहुत सारा ताइवान को लेकर के सर एक प्रॉक्सी जुटी रहती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन सर ये पुराने पैटर्न पे होगा, इससे सर काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि अभी आइडियोलॉजी जो है उतनी ज़्यादा सामने नहीं आ रही जितना पुराने शीत युद्ध में थी। ठीक है, थैंक यू प्रिंस।